नमस्कार, बड़ी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल। कल धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा लगातार नीट पेपर को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा था। सरकार ने उसमें भी तत्परता भी दिखाई। सरकार ने आगे की घोषणा कर दिया, पेपर भी करा दिया, रिजल्ट भी आ गया और बच्चे जो है एडमिशन की तैयारी भी शुरू। उसके बावजूद भी जंतर मंतर पर विद्यार्थियों ने, छात्रों ने एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। धरना प्रदर्शन पिछले 20 दिनों से चल रहा था और अंत में धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद पूरे देश में एक बहस छिड़ गई, कौन हारा कौन जीता, किसको फायदा किसको नुकसान। इसी को लेकर के आज बड़ी बहस होने जा रही है। और हमारे स्टूडियो में जो आज मेरे खास मेहमान हैं वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो दूसरे खास मेहमान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तूफान सिंह निकुंभ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम पंकज उपाध्याय से बात की शुरुआत करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद किसको फायदा और किसको नुकसान। पंकज जी, किसको फायदा और किसको नुकसान। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है उसके लिए जो छात्रों नौजवानों ने संघर्ष किया, उस संघर्ष का नतीजा रहा कि इस देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं, जिन हाथों में शक्ति भरी है तुम्हें राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। ये हिंदी की कविता लोकसभा में हम पूर्वांचल के नेता, समाजवादी सोच विचारक, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर सिंह जी ने कहा था। उस कविता को मैं सार्थक मानते हुए ये कहना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या 2-3 बच्चों की जान लेने के बाद होना चाहिए था? यह इस्तीफा जिस दिन छात्रों ने आपको अवगत कराया कि पेपर लीक हुआ है, तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए था और संज्ञान में लेते हुए ही अगर वो संभव होता तो उन लोगों को इस्तीफा उसी समय दे देना चाहिए था जिस समय पेपर लीक की सूचना मिली थी। यह छोटी परीक्षाएं नहीं थी, ये देश के भविष्य की बात थी। डॉक्टर की परीक्षा थी, नीट की परीक्षा थी, ये यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा नहीं थी जिसे आप टाल मटोल कर रहे थे। आपको तो सीधे सीधे इस बात का संज्ञान प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए था। ठीक है, आपने जो कहा भावनाओं को मैं समझ रहा हूं, देश भी समझ रहा है। प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया, सीबीआई जांच के आदेश हुए, पेपर खरीदने वाला और पेपर बेचने वाला पकड़ लिया गया, दोनों को जेल भेज दिया गया। और सरकार ने तो बड़ी तत्परता दिखाई कही कि हम उसी फीस में पुनः परीक्षा कराएंगे और सरकार ने परीक्षा कराया भी। नीट की पुनः परीक्षा हुई, बच्चे पेपर दिए, रिजल्ट आ गया और बच्चे जो है अपना एडमिशन भी लेना शुरू कर दिए हैं। जो धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा था वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर के चल रहा था। क्या पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का कोई सलूशन है, क्या कोई रास्ता है क्या? मैं इस पे जानना चाहता हूं। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर गलती कोई बालक घर किसी घर का बालक करता है तो जिम्मेदार उसके परिवार के मुखिया को ही माना जाता है और परिवार का मुखिया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही हैं। तो हम सीधे उन्हीं को टारगेट किए और हम छात्रों नौजवानों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मांगा और वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मुझे मिला। मैं इस बात से बहुत बहुत संतुष्ट हूं। सुभान जी, सरकार के पास बहुत लंबा समय है। सोनम वांगचुक जब उपवास पर बैठ गए, छात्रों ने जब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया तो सरकार को मकाने में क्यों शुरू? सरकार को पहले चल जाना चाहिए। और जो काम सरकार ने 20 दिन के बाद किया,
तो सरकार पहले क्यों नहीं करी? जब इस्तीफा देना ही था तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले क्यों नहीं हो गया? सुभान जी नमस्कार। आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर त्याग पत्र दिया, लेकिन जिससे ये जो छात्र आंदोलन अपने मार्ग से विचलित हो गया था, इसमें छात्रों का नुकसान न हो और देश को जो अराजकता के आग में झोंकने का काम बाहरी ताकतों के द्वारा किया जा रहा था, उससे देश को बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने अपने आप को शहीद कर दिया। दूसरी बात, सरकार ने पहले भी कहा कि आप हमें ये बताइए कि इसको रोकने का उपाय क्या है। छात्रों का जब आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार पहले भी बात करना चाहती थी, लेकिन वह छात्र कभी भी सरकार से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। सरकार ने उनको कहा आप आइए हमारे मंत्रालय में आइए, मंत्रालय में नहीं आ सकते हैं तो विज्ञान भवन में आइए। जैसे किसानों के साथ वार्ता हमेशा विज्ञान भवन में हुई। किसानों ने कहा कि हम किसी मंत्री के आवास पर नहीं जाएंगे, किसी मंत्री के कार्यालय पर नहीं जाएंगे, तो किसानों के साथ सरकार की वार्ता सदैव विज्ञान भवन में हुई। ये छात्र आंदोलन पूर्ण रूपेण प्रायोजित था। आप दिल्ली में बैठकर सरकार की केंद्रीय शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार में यही अभिजीत विबके जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर में से एक हैं, जो उनके सोशल मीडिया हैंडल देखा करते थे, वही अभिजीत विबके जिस मंच से अरविंद केजरीवाल इनका समर्थन करते हैं, उस मंच पे अरविंद केजरीवाल से क्यों नहीं पूछते हैं कि पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे, झारखंड में जो पेपर लीक हुआ है उस पर आपकी जवाबदेही कब तय होंगी। लेकिन यह एक सुनियोजित था। देश को अराजकता के आग में झोंकना यही इसका मूल कारण था। 2,000 पैसे खाने के विदेशों से आ रहे थे। आखिर वो कौन लोग थे, कहां से फंडिंग आ रही थी? फिर लौटेंगे आपके पास, हम लौटेंगे। पंकज जी, ये बड़ा आरोप लग रहा है कि अराजक तत्व जो है उस आंदोलन में घुस गए। आपको क्या लगता है कि जो आंदोलन हो रहा था इसमें अराजक तत्व भी घुसे थे क्या? अब ये तो अपने मुंह में मिट्ठू वाली बात हुई। कभी 20 दिन के आंदोलन में मैंने छात्रों को कहीं नहीं देखा कि उन लोगों ने सड़कों पे आंदोलन को दिशा भ्रमित करने का काम किया हो, या किसी पार्टी ने भी उस आंदोलन को दिशा भ्रमित करने का काम किया हो। उस 20 दिन के कार्यकाल में, 20 दिन के आंदोलन में समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी उस सड़क पे जाने का काम कब किया? जब सदन में आप चर्चा करने से भगे, जब सदन में आप चर्चा करने से हटे, तब ये लोग गए पीएम आवास, और पीएम आवास जाने के बाद भी आप नहीं मिले। उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी होने के बाद आप छात्रों के साथ हम लोगों को पाए, और हम जब सभी लोग एक साथ छात्रों के साथ देने का काम किए, तब सरकार को झुकने का काम होना पड़ा। लेकिन अगर हम जंतर मंतर की बात करें तो तमाम सोशल मीडिया और तमाम तस्वीरें सामने खुलकर की आई। लोगों ने नारा लगाया, मुझे ब्राह्मणवाद से आजादी, लोगों ने आजादी मांगा, आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, राजपूतवाद से आजादी, कश्मीर को आजाद करो, जम्मू को आजाद करो, धारा 370 को बहाल करो। आप इसको किस रूप में देखते हैं संजय जी? नहीं, वो छात्रों का नारा तो हो नहीं सकता। अरे वो छात्रों का नारा नहीं था तो फिर तो साबित है ना कि वहां वाले तो घुस गए थे अंदर। अब कुछ लोग भीड़ में अपने को, या तो ये मानिए कि वहां अराजक तत्व तो घुस गए थे, या अगर अराजक तत्व तो नहीं तो छात्रों का इस तरह का नारा ठीक है? छात्र कभी नहीं कह सकता है कि इस देश के 2 टुकड़े हो, इस देश के 4 टुकड़े हो, इस देश से इस बिरादरी को अलग किया जाए, या इस देश से इस बिरादरी को अलग भगाया जाए। ऐसा छात्र कभी नहीं चाहेगा। छात्रों में कभी जातिवाद हो नहीं सकता करके तो कहा जा रहा है कि हमें आजादी चाहिए, ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से, राजपूतवाद से, ये तीनों नाम लिया गया है। ये नहीं है कि खाली ब्राह्मणवाद कहा जाए, राजपूतवाद कहा जाए, मनुवाद कहा जाए, तीनों जातियों का नाम लिया गया है। और भारत तेरे टुकड़े होने का भी वहां नारा लगा है। वहां जो है कुछ छात्रों के द्वारा जो है फिलिस्तीन का झंडा भी फहराया गया है, दिखाया गया है। आखिर अराजक तत्व कौन थे?
अगर तूफान जी ने आरोप लगाया है कि अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा था, तो आखिर ये कौन थे? वो छात्र थे या अराजक तत्व थे? मैं ये जानना चाहता हूं। वो तो आरएसएस के लोग थे, जिन लोगों ने 52 साल तक इस देश में आजाद होने के बाद भी तिरंगा का अपमान किया हो, तिरंगा फैलाने का, तिरंगा कभी फहराया ना हो, वो लोग, वही लोग उसमें शामिल होकर के और इस आंदोलन को दिशा भ्रमित कर रहे थे। एक मिनट, ठीक है, आरएसएस के लोग थे। हम तूफान जी से इस पर जो है जानकारी ले लेंगे, तूफान जी बताएंगे। लेकिन जो झंडा फहराने वाले लोग थे, जो नारा लगाने वाले लोग थे, जिनको आजादी चाहिए थी, जिसने भारत माता वो मां की गाली दिया, जो प्रोफेसर महिला है, वो आरएसएस की तो कभी नहीं हो सकती ना? हो सकती है, एकदम हो सकती है। वो आरएसएस की विचारक भी हो सकती है, एकदम आरएसएस की विचारक हो सकती है, एकदम आरएसएस की विचारक हो सकती है। कम्युनिस्टवादी है? कम्युनिस्टवादी नहीं है, वो आरएसएस की विचारक है। भारत अगर माता है तो इनके पति कौन है? यानी एक तरह से भारत माँ की गाली दे रही है। नहीं, भारत माँ की गाली नहीं होने की बात है। और जैसे हम गौ माता की गौ माता कहते थे, आप कह रहे हैं कि जो है, अगर ठीक है, गौ माता को हम गौ माता कहते हैं, और कोई हमको देख के कहे किसी शहर को कि देखिए आपके पापा जा रहे हैं, या गाली नहीं है, तो है क्या? हम ये जानना चाहते हैं भाई। हम तो दोनों को पूछने की बात करते हैं। हम बैल को, हमारे देश में गाय को भी पूजने का काम किया गया, हमारे देश में बैल को भी पूजने का काम किया गया है, हमारे देश में बैल को भी पूजा है। आरएसएस आजादी के बाद से लोगों के और कांग्रेस के दिमाग में एक भूत की तरह चलता है। हिंदुस्तान में इकलौता संगठन है जिस पर 3 बार प्रतिबंध लगा, और तीनों बार वो सोने की तरह निखर के सामने आया और नई ऊर्जा के साथ उसका संचार हुआ। अगर आरएसएस की मानसिकता देश विरोधी होती तो 1962 के इंडिया चाइना वार में नेहरू जी स्वयंसेवकों से मदद नहीं लेते कि आप दिल्ली के ट्रैफिक की व्यवस्था संभालिए, हमारी पास सेवाएं नहीं है। आपने जिनका जिक्र किया कि ये भारत को मां कहते हैं और अब घूम घूम के बाप खोज रहे हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी की सक्रिय सदस्य हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं और पोलिट ब्यूरो की सदस्य हैं। आप किसी वो तथ्यहीन के आधार पे किसी को भी आर्य संघ का आप नहीं कह सकते हैं। दूसरी चीज, वहां पे नारे कौन से लग रहे थे? बस नाम रहेगा अल्लाह का। वो जेएनयू के प्रोफेसर हैं, नाम रखती है हिंदू का, पति उनके मुसलमान हैं। कौन सा नैरेटिव वो चला रही थी? नाम रहेगा अल्लाह का, नीड से क्या मतलब है? हम लेते रहेंगे आजादी, नीड से क्या मतलब है? जितने वहां नारे लगे, अफगानिस्तान से वहां पैकेट आ रहे हैं, सऊदीया से वहां पैकेट आ रहे हैं, कतर से पैकेट आ रहे हैं। आप नीट के एग्जाम के लिए बैठे हैं ना, आपने एक भी सोल्यूशन दिया? पहली बार जब सरकार से वार्ता हुई काकरोच पार्टी के नेताओं की, तो उन्होंने क्या रखा? शरजील इमाम को रिहा करिए। शरजील इमाम से क्या मतलब है भाई छात्र आंदोलन से? उसके बाद इन्होंने कहा सोनम बांगचू को छोड़ दीजिए। सरकार ने पहले क्या था कि सोनम बांगचू को केवल सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, मैं अपने मित्र से कहूंगा कि आप उठा के पढ़ लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आदेश है कि सरकार अगर कोई भी व्यक्ति अमरण अनशन पे बैठता है तो उसको जीवित रखने की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करे सरकार। अगर बलपूर्वक ही उसको उठाना है तो वहां से उठा कर लेके जाए और उनके इलाज की संपूर्ण मैं 30 सेकंड में अपनी बात को समाप्त कर लूंगा। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अरे भाई, सरकार ने जब पहले राउंड में जब आए तो पूछा कि आपके पास, जेपी नड्डा जी ने पूछा कि मेमोरेंडम है आपके पास, आप किस मुद्दे पे हमसे बात करने आए? तो कांग्रेस पार्टी ने कहा हमारे पास कोई मेमोरेंडम नहीं है। तो ये जाहिर सी बात थी कि इनके आका कोई और थे, सलाह कोई और रहा था। ये तो एक रिमोट थे जो देश को अराजकता की आग में झोंकने के लिए। आप अभिजीत गुप्ते की बात कर रहे हैं, वो अमेरिका से भगौड़ा साबित करके भगाया गया है। वह इनलीगल एक्टिविटी के तहत उसका पासपोर्ट ब्लैक लिस्टेड करके उसको भेजा गया, डिपोर्ट किया गया है। वो बात अभिजीत गुप्ते के साथ क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, पंकज जी
जंतर मंतर पर नारा, बस एक 30 सेकंड जो समाजवादी पार्टी आज पेपर लीक पे बात करती है, वही समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह के नेतृत्व में जब सरकार बनी 1994 में, तो जो भाजपा के द्वारा नकल विरोधी सख्त कानून लाया गया था, जिसमें 3.5% रिजल्ट बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस कानून के कड़ाई के तहत सबसे पहला काम मुलायम सिंह यादव ने उस कानून को हटाने का काम किया और नकल युक्त परीक्षा कराई। मैं उसी कह रहा था, पंकज जी राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और नकल विरोधी अध्यादेश लाया गया था, जिसको माननीय मुलायम सिंह यादव ने खत्म कर दिया था। और अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव का इस्तीफा मांग रहे थे, डिंपल यादव छात्रों से मिलने जा रही थी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल्याण सिंह की सरकार में 17%, भाई साहब को शायद जानकारी नहीं है, 17% रिजल्ट बना था, 17% रिजल्ट बना था, 18% रिजल्ट बना था, और उसके बाद वो क्रमशः बढ़ता गया, वो 18 के बाद वो 36 तक गया था। और जैसा अध्यादेश लाने की बात है, तो जाहिर सी बात है, अगर कोई नियम बनता है, उस नियम में बहुत सी अड़चने भी होती हैं, उस नियम में संशोधन की अगर आवश्यकता पड़ती है, तो उसी संशोधन की आवश्यकता को देखते हुए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस अध्यादेश में संशोधन किया। नहीं, संशोधन नहीं किया था, उस अध्यादेश को समाप्त किया था। नहीं भाई, नकल युक्त बना दिया था, उसमें जो है सेल्फ सेंटर बना दिया, बस इतना ही किया था उन्होंने। जो आप दूसरे जगह परीक्षा दिलवा रहे थे, उसको सेल्फ कर दिया था, इतना ही किया था संशोधन। आप पता कर लीजिए पहले। एक बात और मैं एक बात और पूछूं, उसने बस सेल्फ कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और छात्रों की सारी बातों को, 3 मांगों को सरकार ने मान लिया जी, धरना प्रदर्शन खत्म हो गया जी। लेकिन उनका क्या होगा जो मंच पे खड़े होकर के कह रहे थे कि अफसर हम शर्मिंदा हैं और तेरे कातिल जिंदा हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि एकदम होनी चाहिए। जो देशद्रोह के नारे लगाएंगे उनके ऊपर मैं चाहता भी हूं कि जो देशद्रोह के नारे लगाएंगे या देश के टुकड़े करने की बात करेंगे, उनके ऊपर विधिक कार्रवाई करने की जरूरत है। न कि जो इस देश का छात्र है, जो आपके साथ रहने को तैयार है। जब पुलवामा का कांड होता है तो हर एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा होता है, जब सिंदूर का कार्यक्रम होता है तब आपके साथ जब वो अभिनंदन का कार्यक्रम होता है तब आपके साथ पूरा देश खड़ा होता है, और जब आप पुलवामा की बात करते हैं तब आपके साथ पूरा देश खड़ा होता है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि जो इस देश को टुकड़े करने की बात करेगा, आप उसके ऊपर विधिक कार्रवाई करने की कृपा करें, और विधिक कार्रवाई करना अनुचित होगा। भाई साहब ने लास्ट में कह दिया, थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा, अनुचित नहीं उचित होता है। तो शब्दों का हेर फेर है। पहले आपने कहा कि हमने सेल्फ किया, सेंटर किया, तो सेल्फ क्यों किया आपने? क्या उस प्रक्रिया में क्या दोष था? जो भाजपा सरकार ने नकल विरोधी अध्यादेश लेके आई, उसमें कमियां क्या थी? आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको सेल्फ सेंटर करने की जरूरत पड़ी। सेल्फ का मतलब होता है कि जिस विद्यालय में आप पढ़े हैं वही आप एग्जाम देंगे। उसमें बहुत विसंगतियां थी। जो बच्चे विकलांग थे, लड़कियां थी जिनको आने जाने में असुविधा थी, तो इसलिए उसको सेल्फ करना पड़ा। नहीं, पहले भी था, लड़कियों का सेंटर नहीं जाता था, केवल लड़कों का जाता था। लड़कियों का सेंटर मात्र उस विद्यालय से 3 किलोमीटर के रेडियस में रहता था। मैं भाई साहब बता दूं, उस समय विकलांगों की परीक्षा होती, तो विकलांगों को ले जाना पड़ता था। और 30 सेकंड तूफान जी आपसे भी बात है, हम चल रहे हैं पंकज उपाध्याय जी के पास। पंकज जी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व में जितने भी पेपर लीक हुए हैं, उस समय के तत्कालीन सरकार के नेता नैतिक जिम्मेदारी लेकर के देश की जनता से माफी मांगेंगे। एकदम मांगनी चाहिए, एकदम माफी मांगनी चाहिए। अगर ऐसी बात हुई है, जो भी पेपर लीक हुए हैं, अगर जिन सरकारों में किए गए हैं, उनको अगर वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हो तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आपको क्या लगता है तूफान जी कि धर्मेंद्र जी को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए? इतना लेट क्यों किए? देखिए, जैसे पेपर लीक का मामला संज्ञान में है, सरकार ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज कर उसकी जांच कराई, और जितने लोग उसमें दोषी पाए गए सबको अपनी निष्पक्षता के आधार पर कड़ी से कड़ी सजा कराने के लिए कटिबद्ध है। और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का
गठन किया सरकार ने कि इसमें 60 दिन के अंदर अंदर ज्यादा से ज्यादा 90 दिन में इसका त्वरित फैसला हो और इनको सजा कराई जाए। ठीक, समय समाप्त हुआ। तो आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, एकदम युवा नेता, जो समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं, जो धनेश्वर मिश्रा की नीतियों को लेकर के चलते हैं, पंकज उपाध्याय जी को, और भारतीय जनता पार्टी के नमस्कार वरिष्ठ नेता निकुंज सिंह तूफान जी को। दोनों लोगों ने बेदाती से अपनी बातों को रखा। मुझे के साथ को करिए।